Hello students, good morning. Students, today we will discuss about some problem related to simplex method. आज हम कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं सिंप्लेक्स मेथड पे बेस, और उन प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि हमारे पास में अगर कोई प्रॉब्लम दी गई है तो उसे सबसे पहले सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनानी होती है, और फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाने के बाद अगर हमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, ऑप्टिमलिटी टेस्ट सेटिस्फाई हो जाता है, देन वहीं पे अपना प्रोसीजर स्टॉप हो जाता है और हम सॉल्यूशन रीडिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर ऑप्टिमलिटी टेस्ट फेल हो जाता है तो स्टूडेंट्स हमें अगेन इम्प्रूवमेंट टेबल तैयार करनी होती है, यानी कि सेकंड टेबल तैयार करनी होती है। और सेकंड टेबल किस तरीके से तैयार करनी होती है वो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, आज और कुछ लेक्चर्स में हम ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स को लेके आएंगे और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उन प्रॉब्लम्स में अगेन, क्योंकि जैसे ही आप 2-3 प्रॉब्लम्स देखते चलोगे तो आपके जो भी फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल से सेकंड सिंप्लेक्स टेबल कैसे तैयार की जाती है वो सारी प्रोसीजर माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक प्रॉब्लम की, और ये प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है जहां मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 है। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स अर्थात प्रतिबंध जो है वो 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2, 3x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस दी गई प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में तैयार करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहले दी गई समस्या का मानक रूप, दी गई समस्या का मानक रूप क्या होगा? मानक रूप निम्न प्रकार होगा। क्या है? देखिए, मैक्सिमम की प्रॉब्लम होनी चाहिए जो कि मैक्सिमम की है। मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x1 प्लस के 2x2 एंड नाउ सब्जेक्ट टू कंस्टेंट समीकरण फॉर्म में होनी चाहिए, और समीकरण फॉर्म में बनाने के लिए हम न्यूनता पूरक और अधिक पूरक चर जोड़ते थे, या फिर अगर हमें इकाई सदिश की रिक्वायरमेंट भी है तो हम एक कृत्रिम चर भी जोड़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट सब्जेक्ट टू कंस्टेंट इज 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, यानी कि यहाँ पे एक न्यूनता पूरक चर जो जाता है। सो दिस इज x3 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, नाउ सेकंड इज 3x1 प्लस के 4x2 प्लस x3, इसके लिए 0 है। एंड नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि मुझे पता था कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होने की वजह से यहाँ पे एक अधिक पूरक चर घटाया जाता है, और अगर अधिक पूरक चर घटाया जाता है तो उसके रेस्पेक्ट में आपको इकाई सदिश नहीं मिलेगा, और अगर इकाई सदिश नहीं मिलेगा इसका मतलब आपको यहाँ एक और वेरिएबल जो कि क्या होता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल अर्थात कृत्रिम चर को जोड़ना होगा। इसीलिए मैंने ऑलरेडी इतनी जगह, इतनी स्पेस छोड़ दिया है कि यहाँ पे 2 वेरिएबल को और मैं लिख पाऊँ। तो देखिए यहाँ पे -x4 ये अधिक पूरक चर, तो x4 के लिए यहाँ पे 0x4। अब देखिए, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे 1 0 मिल जाता है x3 के रेस्पेक्ट में एक इकाई सदिश, लेकिन x4 के रेस्पेक्ट में इकाई सदिश 0-1 मुझे नहीं मिलता है। इसलिए 0-1 बनाने के लिए देखिए इकाई सदिश 1 0 तो मुझे मिल गया, किसकी जरूरत है, 0-1 की। सो 0 प्लस के x5 यहाँ पे जोड़ दिया इज इक्वल टू 12। सो यहाँ पे 0x5, ये हुआ अपने पास में प्रतिबंध का काम कंप्लीट। एंड नाउ नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन आर x1 x2 x3 x4 एंड x5 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है,
अब यहाँ से हम बात करते हैं, अब देखिए उद्देश्य फलन में भी इनको न्यूनतम पूरक चर और अधिक पूरक चर को जोड़ा जाता है जीरो कॉस्ट के साथ, और आर्टिफिशियल वेरिएबल को जोड़ा जाता है माइनस एम वेरिएबल के साथ, माइनस एम कॉस्ट के साथ। ठीक है, अब हम तैयार करते हैं इसकी सिंप्लेक्स टेबल, यानी कि फर्स्ट टेबल इज, अतः आपको लिखना होगा प्रथम सिंप्लेक्स सारणी, प्रथम सिंप्लेक्स सारणी। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम केवल रूल्स देखे थे हमने और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। वहाँ पे मेरा उद्देश्य केवल आपको रूल्स को बताना था कि कौन कौन से नियम है। यहाँ मेरा उद्देश्य प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ प्रॉब्लम को किस तरीके से कॉपी में शो करना है, अर्थात जैसे कि ये लाइन है, पहले दी गई समस्या को मानक रूप में निम्न प्रकार से परिवर्तित करते हैं, उसके बाद प्रथम सिंप्लेक्स सारणी, अतः प्रथम सिंप्लेक्स सारणी, प्रथम सिंप्लेक्स सारणी में क्या करोगे, वही काम सी जे बी एक्स बी एंड सी बी, ये लिखा। अब इसके साथ में कौन कौन से x1 x2 x3 x4, x1 ठीक है, x2 x3 x4 एंड x5, ये हो गए अपने पास में 5 वेरिएबल जो कि प्रॉब्लम में मानक रूप में परिवर्तित करने के बाद मिले हैं। कॉस्ट लिख लेते हैं उद्देश्य फलन में 3 2 0 0 माइनस एम। अब क्या करना है, क्योंकि दो समीकरण हैं, दो रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध है, तो 2 कॉलम बनाए। अब यहाँ पे b को लिखा, b 2 और 12, 2 12, x1 के कोफिशिएंट्स 2 3, 2 और 3, x2 के 1 4, x3 के 1 0, x4 के 0 -1 और x5 के 0 1। तो अब यहाँ इकाई सदिश कौन कौन से हैं, 1 0 और 0 1, 2 समीकरण थे, 2 इकाई सदिश मुझे मिल गए। सो 1 0, सो 1 x3 के लिए x3, 0 1 1 x5 के लिए, सो यहाँ पे x5, और CB में इनकी कॉस्ट x3 की 0 x5 की माइनस है। ये सारणी बन गई। अब हम क्या करते हैं, ऑप्टिमल टेस्ट करते हैं, और ऑप्टिमल टेस्ट के लिए हम क्या निकालते हैं, ZJ माइनस CJ, ZJ माइनस CJ, जो कि क्या होता है CB XJ माइनस CJ। ठीक है, सो देखिए 0 इंटू 2 0 प्लस माइनस 3m, सो 0 माइनस के 3m यानी कि माइनस के 3m एंड माइनस 3 माइनस CJ यानी कि माइनस के 3। ठीक है, अगेन देखिए 0 1 0 माइनस 4m माइनस के 4m माइनस 2। ठीक है, हमने कहा था कि आधारित चर के रेस्पेक्ट में ये हमेशा 0 ही होता है, ZJ माइनस CJ। देख लीजिए एक बार, 1 0 0 0 माइनस m 0 और माइनस 0 इज अगेन 0, 0 0 0 माइनस माइनस प्लस के m एंड माइनस 0 इज 0। सो 0 0 माइनस m प्लस 1 इज माइनस के m एंड माइनस के CJ यानी कि प्लस के m, सो दिस इज अगेन 0, क्योंकि ये आधारी चर था तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें ये देखना है कि क्या सभी ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। नहीं, क्योंकि देखिए ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। अब ZJ माइनस CJ अगर नेगेटिव मिल गए तो अब आगे का काम क्या है कि मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, अर्थात सबसे कम ऋणात्मक कौन सा है। सो देखिए ये है माइनस के 3m माइनस 3 और ये है माइनस 4m माइनस 2।
जब m ही बहुत बड़ी संख्या है तो माइनस m बहुत छोटी संख्या हो जाएगी, और माइनस के 3m इससे भी छोटी संख्या हो जाएगी, और माइनस के 4m तो इससे भी छोटी संख्या हो जाएगी। इसका मतलब इन सभी में, इन दोनों में सबसे छोटी कौन सी हुई? ये। और जो सबसे न्यूनतम होती है उसे हम क्या दे देते हैं? एंटरिंग वेक्टर, प्रवेशी सदिश, यानी कि प्रवेशी चर आपको मिल जाता है यहां से मोस्ट नेगेटिव जेड जे माइनस सी जे से। चलिए, जेड जे माइनस सी जे मोस्ट नेगेटिव मिल गया। अब क्या करना है आपको? अब स्टूडेंट्स ये देखना है कि अगर x2 चर प्रवेश करेगा यहाँ पे तो फिर निकलेगा कौन सा नेक्स्ट टेबल में। तो उसके लिए हम क्या करते थे? उसके लिए हम मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करते थे। और मिनिमम रेशियो क्या होगा? मिनिमम रेशियो एंड विच इज bi अपॉन x ऑफ ij वेयर x ij ग्रेटर देन 0। तो vi इसके रेस्पेक्ट में vi 2/1, 2/1 बराबर 2, और 12/4 इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे मिनिमम रेशियो, न्यूनतम अनुपात 2 है। तो मैंने कहा था कि ये तो हो जाता है मुख्य कॉलम और ये हो जाता है मुख्य पंक्ति, और मुख्य पंक्ति और मुख्य कॉलम वाला एलिमेंट जो है वो कहलाता है की एलिमेंट, मुख्य अवयव। और मुख्य अवयव ही ये डिसाइड करेगा कि अब डिपार्ट कौन सा वेरिएबल होने वाला है। अर्थात अब हमें नेक्स्ट टेबल में इस पूरे कॉलम को क्या बनाना है? 1 0, क्योंकि ये प्रवेशी चर होगा, और प्रवेशी चर अगर यहाँ पे प्रवेश करेगा तो उसके लिए इकाई सदिश होना जरूरी है। तो ये अगर 1 0 बनने वाला है तो फिर जो दूसरा 1 0 है वो ऑब्वियसली निकलने वाला है। तो दूसरा 1 0 किसके रेस्पेक्ट में? x3 के रेस्पेक्ट में। तो x3 यहां से क्या हो जाएगा? x3 नेक्स्ट टेबल से डिपार्ट हो जाएगा। सो अब स्टूडेंट्स यहां नीचे क्या लिखते हैं हम? नीचे की तरफ हमें लिखना होता है, चूंकि मोस्ट नेगेटिव जेड जे माइनस सी जे जो है वो क्या है? माइनस के 4m माइनस के 2, मोस्ट नेगेटिव जेड जे माइनस सी जे माइनस 4m माइनस 2 x2 चर के संगत है, x2 चर के संगत है। अतः x2 चर कैसा चर होगा? प्रवेशी चर होगा, तथा x3 निर्गत या फिर अपगामी चर होगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे? नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। तो क्या करते हो? अतः द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी, द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी। तो द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो जिसको। चलिए, सेकंड सिंप्लेक्स टेबल के लिए वही सब काम CJ B XB, CJ B XB and CB CJ क्या है? 3 2 0 0 माइनस के m। ठीक है, x1 x2 x3 x4 एंड x5। एंड हेयर कौन कौन से चर प्रवेश
एक्स बी में होंगे। अब x3 की जगह होगा x2 और x5 एज इट इज। x2 की कॉस्ट है 2 और x5 के माइनस के m। यहाँ तक काम हो गया। अब हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखिए क्योंकि हमें x2 को 1 और 0 बनाना है, x2 को अगर 1 0 बनाना है तो देखिए स्टूडेंट्स हमें x2 में ऑलरेडी 1 दिख रहा है। अगर आपको x2 में ऑलरेडी यहाँ पे 1 दिख रहा है और हमें चाहिए भी 1 यहाँ पे, तो इस रो को मैं एज इट इज लिख देता हूँ। तो इस रो को अगर मैं एज इट इज लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे 1 चाहिए है अगले टेबल में, तो 1 है, तो इस रो को मैं एज इट इज लिख देता हूं। सो 2 2 1 1 0 एंड 0। ठीक है। अब हमें यहां पे क्या चाहिए, 0, यानी यहां पे तो 1 चाहिए था जो एज इट इज वहां पे है, यहां पे मुझे 0 चाहिए। अब 0 लाने के लिए स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं, देखिए यहाँ पे क्या है 4, तो अगर मैं इसको 4 से गुना कर दूं, इसको यानी कि इस पूरी रो को, या फिर केवल मैं इस कॉलम के लिए पहले बात कर लूं क्योंकि मुझे यहाँ पे 0 बनाना है। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए अगर मैं इसको 4 से गुना करूं, 1 इंटू 4, और इसको घटा दूं इसमें से, लेकिन क्योंकि मुझे चेंज करनी है ये वाली पंक्ति, तो पहले मैं क्या करता हूं, इसमें से 4 में से माइनस करूंगा किसको, 4 इंटू 1 को, क्योंकि मुझे चेंज कौन सी रो करनी है, ये वाली। तो इसलिए इस पॉइंट को मैंने लिया 4 को, यानी कि मैंने इस रो को ले लिया, कौन सी रो को, R2 को, फर्स्ट टेबल की R2 रो को ले लिया, और R2 रो को अब मुझे करना है चेंज। तो इसके लिए मैं 4 इंटू क्या कर दूं, R1, कौन सी टेबल की, सेकंड टेबल की। ऐसे होगा क्योंकि 4 माइनस 4 इंटू 1 इज 0, और 0 ही मुझे यहाँ पे चाहिए। तो चलिए मुझे 0 मिल गया है। कैसे, R2 1 माइनस 4 ऑफ R1 सेकेंड। तो देखिएगा, यानी कि मुझे इस रो को 4 से गुना करना है और इसमें से इसको घटाना है। तो देखिए ये 0 हो गया, इसको मैंने, अब देखिए यहाँ पे क्या है 0, और माइनस करना है 1 इंटू 4, यानी कि -4 आ जाएगा यहाँ पे, फिर -1, एंड माइनस मुझे करना है 0 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा -1, फिर 1 माइनस मुझे करना है 0 इंटू 4, सो दिस इज 1, तो ये 1 आ गया। ऐसे ही कौन सा एलिमेंट रह गया, ये एलिमेंट रह गया, यानी ये वाला 3। सो 3 माइनस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, 4 दूनी 8, 3 माइनस 8 इसका -5, सो यहाँ पे हो जाएगा -5। अब ये एलिमेंट रहा, सो दिस इज 12 माइनस 2 इंटू 4, यानी दिस इज 12 4 यानी कि 4। तो ये मुझे टेबल नेक्स्ट मिल जाती है। चलिए अगेन फिर, अब देखिए x2 1 0 मिल गया, ठीक है, x2 मिल गया, 0 5 0 1 x5 के लिए ये भी सही है। यानी कि अब मुझे अगेन ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना है, zj माइनस cj। तो देखिएगा 2 दूनी 4, माइनस और माइनस प्लस 5m एंड -3, यानी कि ये क्या हो गया 5m प्लस 1, ये हो गया 5m प्लस के 1, ठीक है। 1 इंटू 2 2 0 0 माइनस cj 2, 2 से 2 0 गया 0। तो देखिए x2 मेरे पास में प्रीवियस चर मिला, यानी कि आधारी चर मिला, और आधारी चर के लिए वही 0 रूल फॉलो हुआ। 2 इंटू 1 यानी कि 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस के 4m माइनस 0, यानी कि हो जाएगा 4m प्लस के 2। चलिए नेक्स्ट 0 2 0 माइनस माइनस प्लस के m, -0 इज प्लस के m, ठीक है।
और फिर यहाँ पे मुझे 0 0 0 माइनस m माइनस माइनस दिस इज 0। ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब देखिए, आपने देखा यहाँ पे तो देखिए जेड जे माइनस सी जे ये क्या है, 5m प्लस 1 4m प्लस 2 प्लस m, यानी कि सभी जेड जे माइनस सी जे क्या है, पॉजिटिव हैं। तो चलिए अब अगर सभी जेड जे माइनस सी जे पॉजिटिव हैं, इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारा ऑप्टिमलिटी टेस्ट कंप्लीट हुआ, यानी कि ऑप्टिमलिटी टेस्ट फॉलो कर रहा है कि सॉल्यूशन ऑप्टिमल देगा। तो अतः यहाँ पे आप लिख लेते हैं, अतः सभी जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, तब इष्टतम हल हो सकता है। परंतु स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक अलग बात मिली, वो क्या है, मैंने कहा था स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में जो मैंने वीडियो के साथ नोट्स अवेलेबल करवाए थे आपको, उन नोट्स में मैंने एक नियम लिखा था और वो नियम कुछ इस तरीके से था कि अगर लास्ट सिंपलेक्स सारणी में जहां आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाता है, यानी कि ऑप्टिमलिटी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है, जो कि यहाँ पे हो गई थी कि सभी जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिले, तो इस कंडीशन में अगर फाइनल टेबल में कोई कृत्रिम चर अगर आधारी सदिश में है, जो कि आधारी सदिश में आपको कृत्रिम चर x5 प्रेजेंट दिख रहा है और वो नॉन जीरो वैल्यू के साथ हो। यहां पे देखिए फाइनल टेबल में x2 की वैल्यू कितनी है, फाइनल टेबल में 2, और x5 क्या है, कृत्रिम चर जिसकी वैल्यू है 4। तो मैंने ये नियम लिखा था कि अगर कोई कृत्रिम चर अशून्य मान के साथ में लास्ट सिंप्लेक्स सारणी में उपस्थित है तो ऐसी समस्या का कोई भी सुसंगत हल नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं, परंतु यहां कृत्रिम चर आधारी या फिर आधार में कृत्रिम चर आधार में अशून्य मान के साथ उपस्थित है, अतः दी गई समस्या का कोई भी इष्टतम हल नहीं होगा, सुसंगत हल नहीं होगा। इष्टतम तो बहुत दूर की बात है, सुसंगत हल ही नहीं होगा, सुसंगत हल नहीं होगा। अब सुसंगत ही नहीं होगा तो फिर इष्टतम तो कहां से मिलेगा। सो स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए उठाया था क्योंकि मुझे ये एक रूल आपको समझाना था कि अगर आपके पास में लास्ट सिंप्लेक्स सारणी मिली जहां आपने ऑप्टिमलिटी चेक किया कि सभी जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन स्टूडेंट्स उसके साथ साथ आपको ये भी देख लेना है कि क्या कहीं आधार में कोई कृत्रिम चर नॉन जीरो वैल्यू के साथ तो उपस्थित नहीं। सो स्टूडेंट्स हमें वो चीज भी दिख गई कि यहाँ पे आधार में एक कृत्रिम चर नॉन जीरो अशून्य मान के साथ में उपस्थित था। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स इस समस्या का कोई भी सुसंगत हल नहीं होता, और अगर कोई सुसंगत हल नहीं होता इसीलिए मैंने इस लाइन को इस तरीके से लिखा है कि तब इष्टतम हल हो सकता है। तो इस लाइन को अगर आप कट करना चाहो तो कट कर सकते हैं और फाइनल आप लिख देंगे कि क्या लिखना है,
अतः समस्या का कोई इष्टतम हल नहीं होगा, कोई इष्टतम हल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने ये प्रॉब्लम देखी जहां एक जो नियम था सिंप्लेक्स सारणी को सॉल्व करते समय, वो नियम हम देख चुके हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक चीज़ पे गौर की थी कि अगर आपके पास में यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है और ऊपर की सारी वैल्यू नेगेटिव है तो वहाँ आपको अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिला। तो एक नियम इसको हमेशा याद रखना, यानी कि आपको फाइनल टेबल में ये चीज़ नोटिस करनी है कि क्या कुछ ऐसा नियम तो नहीं बन रहा, यानी कि वो चीज़ भी आपको देखनी होगी। साथ ही साथ एक चीज़ ये भी आ गई आपको इस प्रॉब्लम में कि क्या कहीं आधार में कोई कृत्रिम चर अशून्य मान के साथ तो उपस्थित नहीं है। अब यहाँ पे आप क्या गलती करते हैं, ये चीज़ देखते नहीं हो और फाइनली आप लिख देते हैं कि सभी जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन 0 है तो आपको इष्टतम हल मिल जाएगा। नहीं स्टूडेंट्स, मैंने बिल्कुल क्लियरली वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई कृत्रिम चर अशून्य मान के साथ में आपको दिख रहा है तो ऐसी समस्या का कोई भी सुसंगत हल नहीं होगा, अतः कोई इष्टतम हल भी नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो चीज़ हमें मिली। पिछले लेक्चर में अलग चीज़ मिली, आज के लेक्चर में कुछ अलग चीज़ सीखने को मिली। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में और ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम देखेंगे जहां शायद हमें कुछ और भी चीज़ सीखने को मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी आप क्वेश्चन आएगी इस चैप्टर से रिलेट जो कि 4th चैप्टर है आपका सिंप्लेक्स एल्गोरिथम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।